नमस्कार, जय हिंद। CIS कैंपस GS यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और हम अपना टॉपिक सॉरमेंटल कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका प्रथम भाग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और उसके नोट्स भी लिंक के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज सॉरमेंटल के संबंध में हम अपना दूसरा भाग देखेंगे और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमुख शब्दावलीज, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। नोट्स के माध्यम से जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं उन्हीं को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। और जो उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे प्रथम हमारे पास शब्दावली आती है वह है हमारे पास पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी किस कोण के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है एवं चंद्रमा किस कोण के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य अपना एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा अपना एक उपग्रह है। मैंने डायग्राम के माध्यम से, एक आलेख के माध्यम से इन तीनों को दिखाने का प्रयास करा है। तो ये अपना सूर्य है, ये पृथ्वी है अर्थ, और ये हमारा मून हो गया चंद्रमा। इसको देखने से पहले आप इस बात को समझिए कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष को दो भागों में विभाजित करा गया सूर्य की गति के आधार पर, और ठीक उसी प्रकार माह को विभाजित करा गया है दो भागों में चंद्रमा गति के आधार पर। तो जब हम सूर्य के आधार पर वर्ष को दो भागों में विभाजित करने की बात करते हैं तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि हमारी पृथ्वी के मध्य में एक रेखा है काल्पनिक, जिसका नाम है विषुवत रेखा। हम इसको बोलते हैं इक्वेटर। मान है इसका 0 डिग्री। अब इक्वेटर के उत्तर में जो भाग है हमने उसको बोला उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर का जो दक्षिणी भाग है हमने उसको बोला दक्षिणी गोलार्ध। गोला यानी कि आधा गोलार्ध। मैंने यहाँ पे तो डेट लिख रखी है 21 मार्च और 23 सितंबर। होता क्या है, हम सबको यह विदित है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर, और हमारे पास है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण हमारे पास है मकर रेखा। तो सूर्य का जो विचरण होता है, जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, वह केवल इसी क्षेत्र में रहती हैं। सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो अधिकतम पड़ती हैं इस कर्क रेखा पर 21 जून को, और जबकि मकर रेखा पर वही सीधे किरणें पड़ती हैं 22 दिसंबर। इसलिए 21 जून को अपने यहाँ होता है ग्रीष्मायन और 22 दिसंबर को अपने होता है दक्षिणायन। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, यह सब में जो हम टॉपिक करेंगे पृथ्वी की गतियां, जिसके अंदर हम घूर्णन परिक्रमा का अध्ययन करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वर्ष का विभाजन सूर्य की गति के आधार पर दो भागों में किया गया है। तो वह स्थिति जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तरी आयन, और वह स्थिति जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं दक्षिणी आयन। इसलिए अपना मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति हमारे यहाँ जो मनाई जाती है वो इसी का प्रभाव है कि सूर्य अब उत्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और विषुवत रेखा क्रॉस करने से पहले उनके ताप का प्रभाव हम लोगों को उत्तरी गोलार्ध में दिखना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि मकर संक्रांति के उपरांत गर्मी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। तो सूर्य के आधार पर वर्ष का दो भागों में विभाजन उत्तरी आयन और दक्षिणी आयन। उत्तरी आयन 6 महीने और दक्षिणी आयन 6 महीने। ठीक, तो वर्ष का विभाजन सूर्य के आधार पर दो भागों में उत्तरी आयन और दक्षिणी आयन। ठीक इसी प्रकार से हम अपने महीनों का विभाजन चंद्रमा की गति के आधार पर करते हैं। चंद्रमा की गति, और महीने में चंद्रमा की गति के आधार पर
हमको दो भागों में विभाजित करते हैं प्रत्येक माह को। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश घटता है, इसलिए हम देखते हैं कि चंद्रमा हमको धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है। और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है। ये 15 दिन और यह भी 15वां दिन। तो 15वें दिन पर कृष्ण पक्ष में हमको मिलती है अमावस्या, और जबकि शुक्ल पक्ष में 15वें दिन हमको मिलती है पूर्णिमा। ठीक, प्रत्येक माह को चंद्रमा की गति के आधार पर दो भागों में विभाजित करा गया। 15-15 दिन का प्रत्येक भाग, और एक भाग को बोला गया कृष्ण पक्ष और दूसरे भाग को बोला गया शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में होता क्या है, जिस कोण पर हम लोग पृथ्वी पर हैं उस कोण से जब हम देखते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो सूर्य पे जो उसका प्रकाश होता है वह लगातार कम होने लगता है, और इस कारण से हमें चंद्रमा रात प्रति रात घटता हुआ प्रतीत होता है। हम देखते हैं ना कि उसका जो पूर्ण आकार होता है वह घटने लगता है, और 15वें दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा हमको दिखता ही नहीं है। तो उस स्थिति को, उस रात को बोलते हैं अमावस्या। और फिर वह पक्ष प्रारंभ होता है कि जब चंद्रमा धीरे 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 उसका प्रकाश पड़ने वाला प्रकाश, उसके भाग पर पड़ने वाला प्रकाश सूर्य का, उससे वृद्धि होती है। इसलिए हमें चंद्रमा का रात प्रति रात जो आकार होता है वह बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। और 15वें दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार के साथ हम लोगों को आकाश में दिखाई देता है। तो 15वें दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा। अब ये होता कैसा, ये समझ लीजिए। मैंने दो स्टेज दिखाई है, दो स्थितियां। पहली है पूर्णिमा की और दूसरी है अमावस्या की। पूर्णिमा में क्या होता है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जब पूर्णिमा की स्थिति होती है तो फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। और अमावस्या की स्थिति में चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में हो जाते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में हो जाते हैं चंद्रमा, तो जो चंद्रमा का ये वाला भाग है इस पर तो प्रकाश रहता है, लेकिन इस वाले भाग पर चंद्रमा का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के इस वाले भाग पर नहीं पड़ता है। और हम लोग चंद्रमा को इधर से देख रहे होते हैं, इसलिए हमें चंद्रमा की डार्क साइड दिखाई देती है, जो रात्रि के काल में हमको दिखाई तो देती नहीं है, क्योंकि रात्रि में तो स्वयं अंधकार होता है। तो अंधकार और चंद्रमा के इस वाले भाग पर अंधकार और अंधकार मिलकर एक बड़ा अंधकार बनते हैं, और हमें चंद्रमा का आभास होता है कि आज चंद्रमा नहीं निकला है। तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि आज चंद्रमा नहीं निकला है। इसके ठीक विपरीत पूर्णिमा में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पड़ रहा होता है। कौन से भाग पर, इस वाले भाग पर, और हम चंद्रमा को देख रहे होते हैं। तो जब हम चंद्रमा को देख रहे होते हैं तो हमें उसका उजला हुआ भाग दिखाई पड़ता है, और हम कहते हैं कि आज चंद्रमा पूर्ण रूप से हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमने उसको बोल दिया पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को ही दूसरे शब्द में बोलते हैं पूर्ण चंद्र रात्रि, अर्थात वह भाग रात्रि जिसमें चंद्रमा में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं, और उसी को इंग्लिश में बोला जाता है फुल मून, पूरा चंद्रमा, फुल मून। इसके विपरीत अमावस्या को बोला जाता है नवीन चंद्र रात्रि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। ये फुल मून, तो ये नो मून होना चाहिए था, लेकिन इसको नवीन चंद्र रात्रि इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अब यहाँ से चंद्रमा की नई कला प्रारंभ होती है, और हम एक नए चंद्रमा को देखना प्रारंभ करेंगे। इसलिए वह रात्रि जिसके बाद से एक नए चंद्रमा का उदय होता है, तो हम उसको बोलते हैं नवीन चंद्र रात्रि। ठीक है, तो वर्ष का विभाजन सूर्य की गति के आधार पर उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में 6-6 महीने, और महीने का विभाजन चंद्रमा की गति के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ प्रतीत होगा और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट एनालॉजी है अपनी खगोलीय पिंड। मैंने जो नोट दे रखे हैं उसमें उसका फ्लो चार्ट दे रखा है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, और इसलिए अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। खगोल पृथ्वी से बाहर का जो भी है स्पेस, वह खगोल है। पृथ्वी से बाहर का जो भी है वो अंतरिक्ष है। मैं आपको बता चुका हूं कि अंतरिक्ष क्या होता है, एक प्रकार से शून्य ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि हमें इसका आकार और आयतन का ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या है, अनंत है। इसलिए ब्रह्मांड एक प्रकार का शून्य है। ठीक, लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको बताया था कि ये पक्का है कि ब्रह्मांड में क्या है, इसको लेकर यूनिवर्सल ट्रुथ जो सामने है वो यह है कि ब्रह्मांड में क्या है, गैस, धूल के कण एवं धातु तत्व। गैस, धूल के कण, धातु तत्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। गैस, धूल के कण एवं धातु तत्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और जो सर्वाधिक गैस हमको मिलती है उसमें वो हाइड्रोजन है। तो इसके आधार पर जो ब्रह्मांड है उसमें जो तत्व मिलते हैं उसके आधार पर उनको दो वर्गों में विभाजित करा गया। तो जो ब्रॉड कैटेगरी बनती है वह बनती है खगोलीय पदार्थ, और खगोलीय पदार्थ की हमारे पास दो श्रेणियां हैं। क्या? खगोलीय तत्व और खगोलीय पिंड। मैंने ऊपर के नीचे लिख दिया। खगोलीय तत्व में खगोलीय पदार्थ और खगोलीय पिंड क्या है, जो बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। दूसरे प्रकार से निश्चित द्रव्यमान नहीं है। कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं है, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए क्या है? धूल के कण। सबसे क्लासिक एग्जांपल बिखरे हुए पदार्थ में धूल के कण। वह धूल के कण जो अंतरिक्ष में है वही धूल के कण हमारे इस कमरे में भी हैं। लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई आकार दे सकते हैं? नहीं, आकार नहीं दे सकते, इसलिए निश्चित द्रव्यमान नहीं है। तो क्या है? बिखरे हुए हैं और निश्चित द्रव्यमान नहीं है, और दृश्यात्मक नहीं है। साधारण रूप से हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए दृश्यात्मक नहीं है। हमको पता तो है हमारे कमरे में धूल के कण हैं, लेकिन कहाँ है वो झाड़ू से सकेलने पर पता लगेगा कि यहाँ पर है या यहाँ पर नहीं है, या यहाँ पर मात्रा अधिक और यहाँ पर मात्रा अधिक नहीं है। इसके विपरीत खगोलीय पिंड क्या है? संगठित है। ठीक है, निश्चित द्रव्यमान है, एवं क्या है? दृश्यात्मक है। संगठित है, निश्चित द्रव्यमान है, दृश्यात्मक है। संगठित है, ग्रह है, संगठित है,
पिंड का उदाहरण है। निश्चित द्रव्यमान है, हमारी पृथ्वी का भी निश्चित द्रव्यमान है, अन्य ग्रहों का भी निश्चित द्रव्यमान है, दृश्यात्मक है, हाँ दिखते हैं। सूर्य को, प्रकाश को, चंद्रमा को और सूर्य को और उसको शुक्र को तो हम बहुत साधारण रूप से देख पाते हैं। संगठित कई कई मंगल भी दिखाई देते अपनी विशेष प्रतिमा के कारण। तो संगठित है, निश्चित द्रव्यमान है और दृश्यात्मक है। तो बिखरे हुए हैं खगोलीय पदार्थ, इसके उदाहरण क्या क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड के टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। निहारिका। अच्छा, एक शब्द आता है ग्रह तंत्र। ग्रह नहीं, ग्रह बनने की प्रक्रिया में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो जिस तंत्र के माध्यम से बनते हैं उसको बोलते हैं ग्रह तंत्र। और अब इसमें एग्जाम्पल देखिए अपना, तो हमारे पास है तारा, खगोलीय पिंड के उदाहरण में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूल के संगठित कण। ठीक है। तो खगोलीय पिंड में, खगोलीय पिंड किसका भाग है? खगोलीय तत्व का भाग है। अर्थात ब्रह्मांड में बहुत सा मैटर फैला हुआ है, बहुत सा मैटर बिखरी हुई अवस्था में है। उस बिखरी हुई अवस्था के मैटर में जब वह आवेशित होता है और एक दूसरे का टकराता है, टकराने पर आवेशित होता है, आवेशित होने पर उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति होती है और गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति के कारण उस पर पुलिंग फोर्स, खिंचाव बल लगता है और उस खिंचाव बल के कारण, घूर्णन गति की उत्पत्ति के कारण और खिंचाव बल के कारण वह एक संगठित पिंड में परिवर्तित हो जाता है। और उसी संगठित पिंड के हमारे पास यह उदाहरण है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है तारा, ग्रह, उपग्रह। तीनों ही पिंड के उदाहरण हैं। तो वह पिंड, वह खगोलीय पिंड जिसके पास क्या है? प्रकाश है और ऊष्मा है, तारा कहलाता है। स्टार, सूर्य एक तारा है। ग्रह तो वही खगोलीय पिंड जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कहलाता है? ग्रह। पृथ्वी और अन्य 7 ग्रह पृथ्वी के साथ इसके उदाहरण है। उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है, यह भी खगोलीय पिंड है। प्रकाश और ऊष्मा इसमें भी नहीं होती है, लेकिन ये क्या करता है? यह ग्रहों की परिक्रमा करता है। चंद्रमा उदाहरण है उपग्रह का। तो तीनों खगोलीय पिंड के उदाहरण, वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा है, तारा कहलाया। वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, यह स्थिति उपग्रह के साथ भी है। लेकिन ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है एक निश्चित कक्षा के साथ निश्चित समय में, इसलिए ग्रह कहलाता है। और वह खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है, उपग्रह कहलाता है। और दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। अगली प्रमुख शब्दावली है नक्षत्र। कॉन्स्टेलेशंस। नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशंस क्या है?
तो मैंने आपको उदाहरण दिया अभी तारे का, तारा, स्टार। एक तारा ये है, 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 एक तारा ये है और एक तारा ये है। राइट? अब मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। तो सर में क्या दिख रहा है? एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तारों का समूह, तारों का समूह में रहते हुए जब किसी आकृति का निर्माण करता है, एक व्यवस्थित स्थान के अंतर्गत समूह में रहते हुए जब किसी आकृति का निर्माण करता है तो उसे नक्षत्र बोलते हैं। क्लियर हो गया? तारे एक समूह में रहते हुए एक निश्चित स्थान के साथ जब किसी आकार का निर्माण करते हैं, आकृति का निर्माण करते हैं, तो उसे नक्षत्र बोला जाता है। अर्थात नक्षत्र एक प्रकार के तारों का व्यवस्थित स्थान के उपरांत व्यवस्थित स्थान के साथ एक समूह है जो एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, उसे नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इसी कॉन्स्टेलेशन में नाम आता है अर्सा मेजर या उर्सा मेजर, और इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं बिग बियर। ठीक है? और इसी का एक छोटा भाग आता है सप्तऋषि। नाम सुना होगा सप्तऋषि। तो सप्तऋषि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है और उसी का एक छोटा भाग है सप्तऋषि। बोलते हैं ना, देखो सप्तऋषि चमक रहे हैं। मुझसे तो आज तक पहचान हुई नहीं, मेरी मदर बहुत अच्छी तरह से पहचान कर लेती थी। हमारे बड़े बूढ़े अच्छी तरह से पहचान कर लेते हैं क्योंकि प्रकृति से अधिक जुड़े हुए थे। हम लोग प्रकृति से थोड़ा कट गए हैं। तो नक्षत्र मंडल तारों का स्थान के साथ एक व्यवस्थित समूह और उस व्यवस्था के कारण एक आकृति बनाते हैं जिसे कि नक्षत्र बोलते हैं। अगला देखिए, अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? नोट्स के थ्रू मैंने प्रोवाइड करवा रखा है आपको सारा, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के अभी मैं थोड़े एडिशनल नोट्स और आपको लिंक के माध्यम से दे दूंगा। तो मैं दोनों टॉपिक के लिंक के नोट्स और उस पेज का लिंक जिस पर ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तीनों लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कर लीजिए। तो अगला है आपका कक्षा। सूर्य, ठीक, और ये अपना ब्लू प्लैनेट अर्थात पृथ्वी। और पृथ्वी एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए, पृथ्वी एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे कक्षा बोलते हैं। इस कक्षा का अपना निश्चित समय होता है, पृथ्वी का भी है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है। अब आप देखिए 5 घंटे, आवर्स, मिनट, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, अर्थात 6 घंटे पूरे होने में बस 11 मिनट और 14 सेकंड का अंतर है। इसलिए इसको टर्म हम 6 घंटे में कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 आवर्स, और हर चौथे साल इसको जोड़ देते हैं। तो +6 +6 +6 +6 24 आवर्स। इस 24 आवर्स को हम चौथे साल 365 दिन में जोड़ते हैं।
24 यानी कि एक दिन, इसलिए ये हो जाता है 366 दिन, और इसी को बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप ईयर। तो कोई भी ग्रह एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए निश्चित समय के साथ जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो हम उसे उसकी कक्षा कहते हैं। यह पृथ्वी की कक्षा है, और इस कक्षा की जो लंबाई है, पृथ्वी की कक्षा की जो लंबाई है वो है 92 करोड़ किलोमीटर, और इसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व। यानी कि पृथ्वी की पूरी एक कक्षा की लंबाई 92 करोड़ किलोमीटर है और दिशा है पश्चिम से पूर्व। और देख लो गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए निश्चित समय के साथ। दिशा होती है इसकी पश्चिम से पूर्व। एक परिक्रमा की लंबाई हो जाती है 92 करोड़ किलोमीटर, और गति जो है वह है 29.8 कक्षा का अनुसरण करते हुए। नोट्स में शब्द आया था आपके सामने जियोइड। भू आब होता क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। छोटा दिखा दे रहा हूं मैं बीच में, समझने में आसानी होगी। ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और ये दक्षिण ध्रुव है साउथ पोल। अब पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहली गति है परिक्रमा की, जिसमें सूर्य के चारों ओर घूमती है, और दूसरी गति है उसके अक्ष की। मैं आदर्श स्थिति बता रहा हूं अभी केवल, जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तब मैं इसका एलॉबरेट पूर्ण रूप से व्याख्यान दूंगा। तो एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर खींची गई, सेंटर। एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर खींची गई है। वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है। हाँ, आप ग्लोब देखेंगे, जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आपको एक सरिया मिलेगा जो ऊपर वाले हुक को नीचे वाले हुक को जोड़ता है। तो वो बीच में सरिया पड़ा हुआ है ग्लोब के, हम उसको अक्ष से तुलना कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जो उसके केंद्र से होकर निकलती हो। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर निकलती है टेढ़ी होगी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर निकलती है और पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है, अक्ष कहलाती है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक गति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और दूसरी गति में वह पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। और जो इसकी घूर्णन की गति है, इसे हम बोलते हैं घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको हम बोलते हैं घूर्णन। इंग्लिश में नाम आता है इसका रोटेशन, घूर्णन की गति। और ये कितनी है? 465 मीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। वह गति जिसमें सूर्य के चारों घूमती है हम उसको परिक्रमा बोलते हैं, और वह गति जिसमें अपने अक्ष पर घूमती है। अच्छा, अक्ष पर घूमने की दिशा भी इसकी पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। और इस अक्षीय गति में जो इसकी गति है वो आ जाती है 465 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात लगभग आधा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप सोचिए, आप आधा किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या होगा? इसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा।
और पृथ्वी का अत्यधिक द्रव्यमान होने के कारण और इस गति के कारण पृथ्वी क्या होती है, अपने ध्रुवों पर से थोड़ी चपटी हो गई। अब मैं इसको हटा दूं। अपने ध्रुव पर से थोड़ी चपटी हो गई और मध्य में से थोड़ी फूल गई। इसलिए आपको पृथ्वी की विषुवतीय परिधि और ध्रुवीय परिधि दोनों में अंतर मिलेगा। यदि पृथ्वी एक आदर्श गोल होती तो इसकी विषुवतीय परिधि और ध्रुवीय परिधि दोनों एक समान किलोमीटर की होती, लेकिन दोनों में अंतर है। तो वह आकृति जिसमें पृथ्वी ध्रुव पर से थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में से थोड़ी फूली हुई है, उसको बोलते हैं भूभाग, जियोइड। और ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण से होता है, क्योंकि घूर्णन की गति पृथ्वी के द्रव्यमान पर दबाव डालती है और द्रव्यमान के प्रभाव के कारण यह अपने ध्रुव पर से थोड़ी चपटी हो गई है और मध्य में से थोड़ी फूल गई है। और अंतिम शब्दावली है प्रमुख मंदाकिनी। गैलेक्सी। देखो भाई, मैंने अपने ब्रह्मांड के टॉपिक में आपको क्लियर करा था कि यह है हमारी अर्थ, पृथ्वी, राइट। अच्छा, पृथ्वी कहां पर है? सौर मंडल में। ठीक, सौर मंडल कहां है? मंदाकिनी। इसी को बोलते हैं गैलेक्सी। मैं इसको आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पूरा, जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेगा। वहां पे मैंने इसका डायग्राम दे रखा है कलर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, भविष्य तक में काम आएगा। मंदाकिनी कहाँ है? स्थानीय मंदाकिनी समूह। इसमें कितने मिलेंगे आपको? मिनिमम 3, एवरेज 40, मैक्सिमम 50 से 55। ठीक, स्थानीय मंदाकिनी